हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं गवर्नमेंट जॉब की सैलरी कैलकुलेशन के लिए बना रहा हूँ। हो सके तो अगर टाइम हो तो देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। तो 20-22 मिनट की हो सकती है वीडियो बने, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैलकुलेट करने में आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है, जो गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और जो एस्पिरेंट होना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपना झुकाव करना चाहते हैं उनके लिए, और जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? बहुत सारे कारण हैं इसके। जैसे मतलब जो एक हवा बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब जो है बहुत अच्छी वेल पेड सैलरीज होती है गवर्नमेंट जॉब की, या फिर अगर ऐसा सच में है कि नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। 7th पे कमीशन के बाद गवर्नमेंट जॉब में जो सैलरी अभी प्रेजेंटली है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखते हैं। पहले पहले बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज। तो पिछले जो 6 कमीशंस थी, उन 6 कमीशंस में ये जो लेफ़्ट वाला फिगर दिया हुआ है, ये वाला, ये फिगर, इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम सैलरी। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस एक डेटा दिखाने के लिए मैंने इसे लगा दिया है यहाँ पे। और प्रेजेंटली जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो मतलब 7th पे कमीशन के बाद, तो इसमें मिनिमम सैलरी कितनी होती है? तो ये जो है मिनिमम सैलरी, ये मैं बता दूं कि जो ग्रेड पे है 1800 ग्रेड पे, जो मिनिमम पोस्ट है, जो सबसे छोटी पोस्ट है, उस पोस्ट की ग्रेड पे 1800 है और उसका बेसिक पे 18,000 है। तो 18,000 जो है बेसिक पे है, तो इससे कम सैलरी नहीं मिलती है। इस पर जुड़ जुड़ और भी कुछ एडिशनल्स जुड़ते हैं, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। ये इसको आप ध्यान से ना देखें, क्योंकि ये जो सैलरी कैलकुलेट किया गया है इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं। जैसे CGHS CGHIS है, ये जो डिडक्शन है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो सब जगह सेम नहीं होता है। और ये जो है आपका DA 0 दिया हुआ है, तो ये 2016 की सैलरी के हिसाब से बताया गया है। और प्रेजेंटली मैं आपको बता दूंगा कि कितना कैसे क्या व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है बेसिक पे ऑन ग्रेड पे मैंने लिखा है। हालांकि इसमें पे बैंड, एंट्री पे और ये ग्रेड पे सब, सॉरी, पे बैंड भी दिया हुआ है। तो पे बैंड और एंट्री पे का ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। बेसिकली हमेशा जिक्र होता है जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट से आप बात करिएगा, तो वो जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है उसका वो ग्रेड पे ध्यान में रखता है कि हाँ भाई इतना ग्रेड पे का जॉब मिलेगा, 4600, 5400, 4200, 2800, 2400। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो ग्रेड पे है, ये जो यहाँ पे ये जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे 1800, 1900, 2000 आपको दिख रहा होगा, यही होता है ग्रेड पे। और पे बैंड और एंट्री पे का क्या माजरा है ये कभी और बता दूंगा किसी वीडियो में, हालांकि आपको कोई ज़रूरत नहीं लगेगी इसकी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे में देखिए जो इनिशियल सैलरी होती है वो इंडेक्स 1 में दिया हुआ है। 1800 ग्रेड पे की इनिशियल सैलरी 18,000, 1900 ग्रेड पे की 19,900, ये बेसिक पे होता है। बाकी जो भी कैलकुलेशंस या फिर जो भी इसमें होगा वो मिलेगा बेसिक पे, मतलब मिनिमम सैलरी इतनी रहती है। इसके ऊपर से जो भी डियरनेस अलावेंस, इंक्रीमेंट वगैरह जो भी 7th पे कमीशन के बाद से आया है उसके लिए है। तो चूँकि मैं जो जॉब करता हूँ, जो सॉर्टिंग असिस्टेंट हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो इसमें मेरा जो ग्रेड पे है वो 2400 है। और 2400 में मेरी अभी, चूँकि जॉब हुए 2-3 महीना हुआ है, तो एक भी इंक्रीमेंट नहीं लगा है। तो मेरा जो बेसिक पे है वो 25,500 है। ये जब इंक्रीमेंट लगता है, जैसे मान लीजिए कि हर एक एक साल पे इंक्रीमेंट लगते रहता है, तो जैसे 1800 ग्रेड पे है तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो अगले साल आपका बेसिक पे 18,500 हो जाएगा, 19,100 हो जाएगा। जैसे मैं 25,500 पे हूँ अभी, तो अगले साल मेरा बेसिक पे 26,300 हो जाएगा, उसके अगले साल 27,100, और ऐसे ही सो ऑन बढ़ते जाता है। और बड़ी ज़्यादा जो सैलरीज है उनकी भी देख सकते हैं आप। 5400 ग्रेड पे देख लीजिए 56,100 बेसिक पे है, और इंक्रीमेंट का भी वहाँ पे हिसाब आप देख सकते हैं। और 4600 जो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं उनका जो बेसिक पे होता है वो 44,900 होता है। तो ये जो बेसिक पे है ये थोड़ा सा मिसलीड कर सकता है। बेसिक पे जो होता है वो एक्चुअल सैलरी नहीं होती है। एक्चुअल सैलरी क्या होती है मैं बताता हूँ। इसमें कुछ एडिशनल्स जुड़ते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले स्लाइड्स में। देखिए जो एडिशनल्स है, सैलरी के ऊपर से क्या क्या जुड़ के हमें मिलता है। तो पहला चीज़ है डेयरनेस अलाउंस। सैलरी के ऊपर डेयरनेस अलाउंस मिलता है। डेयरनेस अलाउंस क्या है, कितना है, आगे के स्लाइड में मैं बताऊंगा।
उसके ऊपर फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ये 2 चीज़ें मिल गई। तीसरा डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये जो है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस लिखा है मैंने, वो ट्रांसपोर्ट ही अलाउंस है। तो ये जो है इसमें क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर ही आता है, ये एक अलग से एडिशनल्स नहीं है। ये जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी बनता है उसके ऊपर जो डीए का रेट है उस हिसाब से और इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं होम एंड रेंट अलाउंस के बारे में। तो होम एंड रेंट अलाउंस भी मिलता है, उसका भी क्या क्या हिसाब है वो आगे के स्लाइड्स में हम बात करेंगे। हाँ, और देखिए ये मैंने एडिशनल्स बता दिया, लेकिन इन सब जुड़ने के साथ साथ कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। तो डिडक्शन बेसिकली सबसे मेन डिडक्शन एक ही है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है। लेकिन अब उसके बाद उसके अलावा क्या होता है, तो यूनियन चार्जेस डिडक्ट होते हैं। 100 के अंदर ही रहता है किसी भी डिपार्टमेंट का यूनियन चार्ज, 70 रुपये, 100 रुपये, 110 मैक्सिमम। और हेल्थ रिलेटेड जो रिडक्शन लिखा है, डिडक्शन जो होता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट होता है, किसी में 200 लगता है, किसी में 500 लगता है, ऐसे अपना है बनाया हुआ है। तो ये चूँकि है कि मेडिक्लेम वगैरह के लिए आपका कभी तबीयत ख़राब हो गया, कुछ बीमार हो गए, तो आपका वो इंश्योरेंस रहता है उससे, तो इस चीज़ के लिए होता है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट है। मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 रुपये लगते हैं, और वो भी पता नहीं किस चीज़ के, बस हेल्थ रिलेटेड एक वो है डिडक्शन है, तो 10 रुपये कुछ उसका होगा। अब मेरे को डिटेल में पता नहीं है, बस इतना पता है कि मेरा कटता है। CGEIS ऐसे ही कुछ नाम है। आगे बढ़ते हैं। डेयरनेस अलाउंस जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो 4 आपको बताया था, 4 में तो 3 ही बेसिकली है, एक तो डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस था। तो जो डेयरनेस अलाउंस है वो प्रेजेंटली 17% है। हालांकि मार्च में इसको बढ़ाने के लिए जो हर 6 महीने में कुछ कमेटी टाइप होता है, डिसाइड होता है, इंडेक्स डिसाइड करके डेयरनेस अलाउंस को इंक्रीज़ किया जाता है। हर 6 महीने में ये 3 या 4% बढ़ता है। तो मार्च में 17 से 21% करने के लिए इसको वो किया गया था, सॉरी, प्रपोज़ किया गया था जुलाई में। लेकिन चूँकि कोरोना आ गया, कोरोना के आने के बाद गवर्नमेंट ने डीए फ्रीज़ कर दिया, तो अगले जुलाई तक डीए अभी बढ़ नहीं रहा है। तो प्रेजेंटली जो जनवरी में डीए था वही अभी भी है, जो कि 17% है। तो ये जो 17% डीए लगता है, ये लगता है आपके बेसिक सैलरी पे। जैसे मैंने जो 1800 ग्रेड पे के लिए 18,000 बताया था, उसमें आप 17% जोड़ दीजिए, तो 1800 का 17% आप जोड़ के निकालिएगा, 18,000 का 17%, तो 3,060 रुपये होते हैं। तो आप 18,000 में 3,060 जोड़ सकते हैं। ये मिनिमम सैलरी अभी इंक्लूड हो रहा है, उसके बाद डिडक्ट भी होगा, तो डिडक्ट के बारे में बाद में बताऊँगा। होम एंड रेंट अलाउंस कितना मिलता है एचआरए जो है देखिए एचआरए अभी प्रेजेंट में 8% जेड सिटीज़ जो छोटे शहर होते हैं, 16% वाई सिटीज़ जो सेमी अर्बन माने जो थोड़ा ज़्यादा बड़े शहर होते हैं, और 24% एक्स सिटीज़ पूरे इंडिया में 7 हैं, यही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और शायद अहमदाबाद भी होगा, मैंने 7 है काउंटिंग, मैं जानता हूँ। तो उन वहाँ पे 24% आपको होम एंड रेंट अलाउंस मिलता है। और ये जो भी जब भी मैं परसेंट की बात करूँ, तो ये हमेशा आपका बेसिक पे का परसेंट है, तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 25,500 के बाद होम एंड रेंट अलाउंस मिलेगा। मैं जेड सिटी में रहता हूँ, मुझे 8% मिलता है। और अभी बात करते हैं ये जो नीचे लिखा हुआ है, तो जो 7th पे कमीशन आया था, तो उसमें कुछ चीज़ मतलब स्पेकुलेट करके प्रपोज की रहती है। क्योंकि जो पे कमीशन आता है उसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि पे कमीशन इतने साल में आएगा। गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिवीजन करके पे कमीशन बनाती है। तो जो सिस्टम बन गया है उस सिस्टम को समझा जाता है कि काफ़ी समय तक आगे तक चलेगा। तो उसमें दिया हुआ है कि अगर 50% डियरनेस अलाउंस पार कर जाता है, अभी 17% है जैसा कि मैंने बताया, अगर डियरनेस अलाउंस 50% पार कर जाता है, तो ये जो होम एंड रेंट अलाउंस है उसको बढ़ाकर जेड सिटी के लिए 9%, और वाई सिटी के लिए 18%, और एक्स सिटीज़ के लिए 27% कर देना है, 27%। और यही डियरनेस अलाउंस बढ़ते बढ़ते अगर 100% पार कर जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि हर 6 महीने में आकलन होता है कि कितना परसेंट बढ़ना चाहिए महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस को ही महंगाई भत्ता कहा जाता है। तो ये जो 100% जब पार कर जाएगा, तो प्रपोज है कि जो होम एंड रेंट अलाउंस है 10%, 20% और 30% रेस्पेक्टिवली जेड, वाई और एक्स सिटीज़ में कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आएगा, इसके बाद देखते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में, ये जो पे लेवल मैंने बताया है, पे लेवल क्या है, तो पे लेवल वही जैसे 1800 ग्रेड पे, फिर 1900 ग्रेड पे, फिर 2000, ये सीनियरिटी लेवल होता है।
तो इस लेवल के हिसाब से पे लेवल डिसाइड होता है। तो 1 और 2 जो है ये 1800 और 1900 ग्रेड पे है। फिर 3 to 8 बेसिकली ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं इसी में लाई करते हैं। 9 एंड अबव ऑफिसर्स के लिए होता है। तो उनके लिए क्या होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो ज़्यादातर देश में शहर हैं वो ये एम्प्लॉयज़ पोस्टेड एट ऑल अदर सिटीज़ में प्लेसेस में आता है। और जो कुछ लोग हैं ये बीच वाला जो दिया हुआ है बिग सिटीज़ में आपका 7 तो एक्स सिटीज़ आ जाएंगे। और उसके अलावा कुछ कुछ वाई सिटीज़ को भी बिग सिटीज़ के कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें देखिए आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो फिक्स है। जैसे 1 और 2 कैटेगरी में 900 रुपये है कॉमन शहर के लिए, 1350 बड़े शहरों के लिए। तो ऐसे ही तो ये जो दिया हुआ है 900, 1800, 3600 या फिर 1350, 3600 और 7200, तो ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। और प्लस उसी ट्रांसपोर्टेशन मतलब 1800 का प्लस डीए लगेगा। डीए मतलब वही 1800 का जो 17% होगा वो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो और किनको किनको मिलेगा तो ये देखिए 3 नंबर पे आता है आपका 2000 ग्रेड पे। और 2000 ग्रेड पे से लेके आई थिंक 4800 या 5400 तक ये आपका सेकंड पे लेवल होता है। जो भी ये 3 to 8 जो पे लेवल है तो उसमें इनके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन क्या होता है, एनपीएस डिडक्शन कैसे होता है। तो एनपीएस डिडक्शन जो है 10%। एनपीएस चूँकि होता है नियो पेंशन स्कीम इसका नाम है। तो ये चूँकि बनाया गया था जब पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म किया गया था। तो ये जो हम लोग पीएफ के लिए जमा करते हैं उसी पैसे को पीएफ ना करके, पीएफ प्रोविडेंट फंड ना करके एनपीएस बना दिया गया। प्रोविडेंट फंड होता है कि रिटायरमेंट के साथ एक ही बार जो लोगों को पैसा मिलता है उसी को पीएफ कहा जाता है। तो ये जो एनपीएस है इसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी से 10% हर मंथ में डिडक्ट होते रहते हैं। तो ये जो डिडक्ट होता है, अब मैंने बताया था कि जब भी मैं परसेंटेज की बात करूंगा जो भी तो वो बेसिक पे होता है, लेकिन ये जो एनपीएस डिडक्ट होता है वो बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट होता है। और जब आप इसके लिए नियम भी है एनपीएस का, तो इसके बारे में डिटेल में कभी बात हो जाएगी। लेकिन इसका नियम यही है कि 10% आप जमा करिएगा, 14% गवर्नमेंट जमा करेगी आप ही की सैलरी का। तो ये और इसका जो 60% है वो रिटायरमेंट के साथ आपको मिल जाता है और बाकी 40% मंथली सैलरी के रूप में आप ड्रॉ करते रहते हैं। और उस पर जो भी ब्याज वगैरह मिलता है उस हिसाब से आपका सैलरी ये जो फंड है जो भी एनपीएस है वो लास्ट में बढ़ के पैसा हो जाता है जितना भी होता होगा। तो इससे ज़्यादा कोई मतलब यही एक डिडक्शन है, बड़ा डिडक्शन यही है गवर्नमेंट का जो आपके सेविंग्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब कुछ है नहीं। तो ये डिडक्शन हो गया, ये बता दिया। उसके बाद जो हेल्थ रिलेटेड मैंने बताया था कि अलग अलग कहीं 200 लगता है कहीं 100 लगता है, अपना अपना जो भी स्कीम में वो लोग जो भी ये मेडिक्लेम में पैसा लगाते हैं। और जो लास्ट वाला है ये अपना एक यूनियन वाला, तो यूनियन का 70-100 जो भी लगता है 100 के अंदर ही पैसा लगता है सब किसी भी डिपार्टमेंट में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपना ये एक सैलरी कैलकुलेट करके दिखा दूँ। 2400 ग्रेड पे है मेरा, तो मैं अपना सैलरी आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँ कि कितना मेरा सैलरी बनता है। और उसको मैं कैलकुलेट करने के बाद अपने ये जो पे स्लिप है उस पे स्लिप से मिला के भी दिखा दूँगा। चलिए, तो मैं अपनी सैलरी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि कितनी है। मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो मैं तो एग्जैक्ट बता दूँगा कि अपना कितना होता है, लेकिन उसमें आप समझ लीजिए कि उसके आसपास 100-200 इधर उधर ही गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी होती है। चूँकि डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है, जो मैंने एक्स्ट्रा उस चार्जेस के बारे में बताया था, हेल्थ रिलेटेड चार्जेस और ये अपना यूनियन चार्जेस, तो मैं अपने यूनियन वाले का चार्ज बता दूंगा या फिर जो भी है उसको ऐड वगैरह करके दिखा दूंगा। पहले तो देखिए मेरा बेसिक पे 2400 है तो उसका सॉरी ग्रेड पे 2400 है तो उसका बेसिक पे ये 25,500 बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जोड़ना है। पहला चीज़ है 17% जो डीए है, डीए इसमें जोड़ देते हैं। तो 17% 1.7 के इंटू 25500, ये हो गया मेरा बेसिक प्लस डीए। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। इसके बाद अब क्या इसमें जुटेगा मेरा, तो मैंने बताया था कि 1800 ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है। तो 1800 मेरे शहर में 1800 है। उसके बाद 3600 ये 900, 1800 और 3600 था ऑल सिटीज़ के लिए, और एक्स सिटीज़ के लिए अलग था। तो मेरा ऑल सिटीज़ में
चूँकि मैं मीडियम कैटेगरी में आता हूँ, जो पे लेवल था, लेवल में 3 to 8 के अंडर में आता हूँ, तो मेरा 1800 है। तो 1800, सॉरी गड़बड़ हो गया, 1800 हुआ। 1800 में मैं ऐड कर देता हूँ जो ऊपर का ये है 29,835, ये हुआ। अब इसमें मेरे को ऐड करना है, बताता हूँ क्या। ये जो मैंने बताया था कि डियरनेस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो 1800 चूँकि मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है तो उसका डियरनेस अलाउंस हो जाएगा 1.7 इंटू 1800, तो ये हो गया मेरा 31,941, ये आ गया। अब इसके ऊपर एक चीज़ और जुड़ता है, वो होता है हमारा होम एंड रेंट अलाउंस। और क्या जुड़ता है? होम एंड रेंट अलाउंस ही जुड़ता है। तो इसमें होम एंड रेंट अलाउंस मैं जोड़ के बता देता हूँ कि मेरी अब जो आएगा मेरा, जो मैं होम एंड रेंट अलाउंस जोड़ूंगा तो वो मेरा ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। तो होम एंड रेंट अलाउंस मैं जेड सिटी में रहता हूँ तो मेरा 8% है। तो 8% में तो 0.08 इंटू बेसिक पे का 8%, तो ये हो गया 33,981। ये जो है मेरा ग्रॉस पे है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें मेरा क्या घटता है, सैलरी में से क्या डिडक्ट होता है, तो जो मेन डिडक्शन है बस वो एक ही है। मेन डिडक्शन है मेरा 10% बेसिक प्लस डीए का। तो बेसिक प्लस डीए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर जो सबसे पहला आया है 29,835, वो मेरा बेसिक प्लस डीए है, तो उसका 10% हम डिडक्ट कर लेते हैं। तो 0.1 इंटू बेसिक प्लस डीए 29,835, 29,835 यही आया था ना जी, 2500 का 17%, ठीक है। चलिए 29,835, तो ये आ गया मेरा 1997.5। अब इसमें और क्या क्या मेरा डिडक्ट होता है, तो मेरा जो ये बेस समझ लीजिए कि 31K के आसपास जो नेट सैलरी होती है लगभग बनती है सबकी। मैं अपना डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं अपना आपको बता दूँ मेरा कितना बनता है। तो इसमें मेरा 75 रुपये यूनियन चार्ज कटा, फिर 31 रुपये कटता है ये रिक्रिएशन, ये भी यूनियन से रिलेटेड है, और 10 रुपये कटते हैं मेरे -10 रुपीज़ वही जो हेल्थ रिलेटेड है उसके लिए। तो ये जो है मेरा नेट पे है। अब मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप से मिलाकर दिखा दूंगा कि इतना ही मिलता है कि नहीं मिलता है। 1 मिनट रुक जाइए। तो ये है मेरा पे स्लिप। इस पे स्लिप में देख लीजिए बेसिक भी 25,500 है, डेयरनेस अलाउंस 4,335 वही 17%, डीए ऑन टीपीए दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर डीए 306 रुपये बनता है, 1800 का 7%, सॉरी 17%। फिर आपका होम एंड रेंट अलाउंस 2040, तो 2040 वही 8% बेसिक पे का, और ये टोटल आपका बन गया 33,981। उसके बाद इसमें डिडक्शंस हैं, तो ये जो है राउंड अबाउट करके लिया गया है, और मेरा 30,882 जो है सैलरी टेक होम पे है, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, कुछ चीज़ें मैंने वो हाइड की है, स्क्रीनशॉट कहीं मिसयूज़ ना किया जा सके, तो उसको कोई मैटर नहीं करता है, उससे आपको मतलब ही नहीं रहेगा। लेवल और इंडेक्स के बारे में, तो लेवल मैंने जो दिखाया था 1 2 3 4 जो लिखा हुआ था लेवल, जो 1800 पहला लेवल है, 1900 दूसरा लेवल, 2000 तीसरा लेवल, 2400 चौथा लेवल, तो मेरा चौथा लेवल है। और इंडेक्स 1 यानी मैं अभी नई जो इंडेक्स में 1 नंबर था वो नया ज्वाइनी के लिए 1 नंबर पे मतलब मेरा पहला वो बेसिक पे है। इंडेक्स 2 हो जाएगा तो 1 इंक्रीमेंट के बाद इंडेक्स 2 हो जाता है, 2 इंक्रीमेंट के बाद इंडेक्स 3 हो जाता है, तो ऐसे होते रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी सैलरी कैलकुलेट करके देख बताई आपको। आप चाहें तो किसी भी जितना भी ग्रेड पे है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी मैंने डेटा बताए हैं उसी से। यूनियन वगैरह के चार्जेस हटा दे तो आपको एक एस्टिमेट मतलब 100-200 के अंतर पे एक अंदाज़ मिल जाएगा कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो और कुछ बताता हूँ आपको, रुक जाइए। तो मैंने एक कोशिश की बताने के लिए कि गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज जो है वो कितनी होती है
मैं उस पर कुछ अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो इट इज़ लाइक, मतलब व्हेन यू गेट गवर्नमेंट जॉब इट इज़ लाइक यू बेड ऑफ रोजेस, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा नहीं होता है, उसमें भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा कंफर्ट वाले डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ कम कंफर्ट वाले डिपार्टमेंट होते हैं। सैलरीज की बात करें तो सैलरीज कोई उतना ज़्यादा नहीं है कि आप अपनी वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ के इसमें घुस सकें। हाँ, एक चीज़ है, जॉब सिक्योरिटी की बात होती है तो जो मिनिमम सैलरी है, मैंने बताया 1800 ग्रेड पे, तो वो मिनिमम सैलरी बहुत ही ज़्यादा एलरिंग कह सकते हैं है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में 5000 6000 की भी नौकरी मिलती है तो उसको लोग कर लेते हैं। तो बस ये एक जॉब सिक्योरिटी है, तो उसके लिए मेहनत भी काफ़ी लगता है। तो और हाईएस्ट सैलरी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक एग्ज़ाम देके बेसिकली स्टार्टिंग में जॉब लेना चाहते हैं तो आपका सैलरी 70K से ऊपर नहीं जाएगा, 70,000 से ऊपर नहीं जाएगा। और कॉमनली लोग 50,000 के अंडर में ही कमाते हैं। तो खासकर उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग छोड़ के, वेल सेटल लाइफ छोड़ के सोसाइटी के प्रेशर में आप जॉब करने आते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो ये मैंने एक रियलिटी चेक आपको कराया है कि ये कहीं आपको आगे चल के खुद को ब्लेम ना करना पड़ जाए, क्योंकि बेसिकली आपका जो सोसाइटी जो भी कहता है वो आपके खर्चे नहीं उठाता है, खर्चा आपकी आपकी नौकरी उठाती है। और कुछ मोटिवेशन मिला हो या फिर जो भी लोग सोच रहे हो जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनके लिए थोड़ा भी जो मैं डेटा बना सकता था बनाया, अपनी सैलरी बता दी मैंने। और बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कहिएगा तो किसी और सैलरी को भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा 1-2 मिनट के वीडियो में। तो मुझे नहीं लगता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, थोड़ा भी अपने बेसिक पढ़ा है, तो कैलकुलेट तो कर ही लीजिएगा। और किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।